स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। और आज हम बिजनेस स्टडीज के डे 3 के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ें। तो देखो भाई, उन्हें पढ़ने से पहले एज द कंबाइंड रिवीजन हम लोगों ने अब तक अपने बीएसटी में क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने अपना जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने अब तक अपना क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक इसमें पढ़ लिया है किस किस चीज़ के बारे में। तो हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्लियर किया, फिर हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर किया, फिर हम लोगों ने फीचर्स के बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा किसके बारे में। तो हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस के बाद हमने पढ़ा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने पढ़ा था बच्चों किसके बारे में। तो वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई साहब मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ लिया था, मतलब कंप्लीटली इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, की जो भैया मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर, मतलब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई साहब जो ये मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, मैनेजमेंट के लेवल्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, लेवल कुछ नहीं होता, लेवल बस क्या करता है, इट डेमोक्रेट्स, ये हमारे सामने डेमोक्रेट करता है। डेमोक्रेट का मतलब कि हमारे दिमाग में एक तरीके की इमेज क्रिएट करता है अबाउट द जॉब पोजीशन। ये क्या करता है, तो इट डेमोक्रेट बिटवीन, ये हमारे सामने डेमोक्रेट करता है किस चीज को, तो डेमोक्रेट बिटवीन वेरियस पोजीशन, कि भैया जितनी भी अलग अलग तरीके की पोजीशंस है किसके अंदर, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोजीशन है उन सभी पोजीशंस को डेमोक्रेट करता है हमारे सामने। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे। मतलब कि हमें पता है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और एंड एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन्हें अथॉरिटी भी देते हैं, है ना। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे जो हमने अलग अलग क्या कर रखे हैं, जॉब की पोजीशंस जो बना रखी है, अलग अलग वेरियस पोजीशंस जो हमने बना रखी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं चीजों को ये क्या करता है, डेमोक्रेट करता है। बात आती है बच्चों कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे कितने टाइप के लेवल है, मतलब लेवल्स कितने हैं इसमें। तो देखो, लेवल्स हमारे ज्यादा नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया जाता है कि कोई भी जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल का नाम है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा हमारा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बच्चों कौन कौन आते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे सीईओ के अलावा एमडी आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उसके बाद जनरल मैनेजर वगैरह। इसके अलावा और जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशंस होती है हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस के मैनेजमेंट को करने वाले जितने भी कौन होते हैं, टॉप कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे जीएम, सीईओ, एमडी, इसके अलावा सीएफओ, सीए, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, सभी के सभी हमारे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिस्से। अब बात आती है कि ये सर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। तो भैया देखो, मान लो मैंने अपना बिजनेस खोला, बिजनेस का मालिक कौन, मैं, तो मेरा काम क्या है बिजनेस में, मेरा काम क्या हो सकता है, तो मेरा काम होगा कि सर जितने भी
वर्कर्स हमारे हैं उन सभी के लिए क्या करना है, उन सभी को काम से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज चाहिए हमें क्या करना है, रिसोर्स प्रोवाइड करना है उनको। रिसोर्स प्रोवाइड करने के अलावा दूसरा काम हमारा क्या होता है, तो दूसरा काम पॉलिसीज वगैरह की डिजाइन करो कि भैया कंपनी में किस तरीके की पॉलिसी को फॉलो करना है। इसके अलावा हमारा तीसरा काम क्या होता है, तो तीसरा काम होता है कि जो भी हमें काम करवाना है उस काम को हम क्या करते हैं, मिडिल लेवल को असाइन करते हैं, मतलब असाइनिंग टास्क टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल पे टास्क असाइन करो। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा चौथा काम होता है कि भैया हमारे बिजनेस के बाहर हो क्या रहा है, क्यों, क्योंकि एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट हमें अपने बिजनेस में भी तो चेंजेस लाने होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई कहा गया है टॉप लेवल मैनेजर का काम क्या होता है, रिसोर्स प्रोवाइड करना, पॉलिसी डिजाइन करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, असाइन करना टास्क को, मतलब मिडिल लेवल को काम देना। इसके अलावा इनका मेन काम क्या होता है, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, कि भैया जो हमारे आउटसाइड है, मतलब आउटसाइडर्स जो हमारे हैं बिजनेस के बाहर, जो हमारे कॉम्पिटिटर कह लो या जो भी हमें क्या कहते हैं रिसोर्सेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या जो हमारे टाइप के ही दूसरे बिजनेसमैन्स वगैरह उनके साथ लाइजन मतलब उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखने का भी इसमें किसका दायित्व होता है, टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, टॉप लेवल मैनेजर के फंक्शंस हैं, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं वो हमारे इधर आते हैं। बात आती है कि सर ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है, इस लेवल में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कहा गया है इसमें जनरली सभी के सभी कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स। जैसे कंपनी के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की क्या होती है, अलग अलग तरीके के फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इस तरीके से जो हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। बात आती है कि सर ये मिडिल लेवल का काम क्या हुआ फिर, तो भैया देखो हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम क्या है, तो भैया पहला तो उनका काम है कि वो अपने नीचे वाले को टास्क असाइन करेंगे, असाइनिंग टास्क टू लोअर लेवल। लोअर लेवल को ये क्या करते हैं, काम बताते हैं कि भैया तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है। दूसरा इनका काम क्या होता है, तो दूसरा काम क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करते हैं, मतलब ग्रीवियंसेस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ग्रीवियंसेस टू लोअर लेवल। लोअर लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करवाते हैं। तीसरा इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जॉब इंटरव्यू रख करके जो लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराने का काम होता है ना, मतलब क्या करते हैं, असाइनिंग जॉब्स। ये क्या करते हैं, असाइनिंग जॉब्स करते हैं, जॉब असाइन करते हैं, मतलब जॉब असाइनिंग थोड़ा वैसा हो गया, आप इजी टर्म में लिखो रिक्रूट। क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, रिक्रूट एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट, वो इनका काम होता है। इसके अलावा क्या करते हैं, जो कुछ भी प्लान पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई थी, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के उस प्लान और पॉलिसी को नीचे फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आपने भी इसी तरीके से इन प्लान्स इन पॉलिसी को अप्लाई करना है। किसको करते हैं फॉरवर्ड, अपने नीचे, मतलब लोअर लेवल को। बात आती है कि सर ये लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं, तो भैया देखो लोअर लेवल में क्या आता है, तो लोअर लेवल में सुपरवाइजर, कौन कौन आ जाते हैं, सुपरवाइजर, मतलब जो वर्कर्स को डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्कर को डायरेक्ट काम करने के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें कौन कौन आते हैं, सुपरवाइजर हो गया, सुपरिंटेंडेंट, सॉरी सुपरिंटेंडेंट तो ऊपर में आता है, सुपरवाइजर हो गया, उसके बाद पियून्स हो गए, सॉरी पियून्स नहीं, क्लर्क हो गया, इंस्पेक्टर वगैरह हो गया। तो ये सब आते हैं किसमें, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं इनका क्या होता है बच्चों, देखो पहली चीज इनका ये समझो कि इन लोगों का क्या होता है, तो इन लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, वर्कर के साथ। तो इनका काम क्या होएगा, इनका काम सीधा है कि इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, इनको क्या करना है, जो कुछ भी सामान चाहिए वर्कर को काम करने के लिए, उस सामान को ये क्या करते हैं, अरेंज करके हर वर्कर के पास पहुंचाते हैं। तीसरा इनका काम क्या होता है, वर्कर को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो जस्ट सपोज दैट किसी वर्कर को एडवांस चाहिए या कोई भी वैसी प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को ये क्या करते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं और सॉल्व वगैरह करते हैं। तो सिंपल है, हमारे 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन, तो सारे जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद CFO, CEO, CMO,
सीए वगैरह हमारे आते हैं किसमें, टॉप लेवल में। इनका काम सिंपल है, रिसोर्स प्रोवाइड करना, पॉलिसी डिजाइन करना, मिडिल लेवल को काम देना और आउटसाइडर के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट बना के रखना। मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल के नीचे होता है, इसलिए इसका काम क्या है, तो देखो पहले तो बताया गया कि मिडिल लेवल में सभी डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब हर चीज के जो हेड होते हैं, इन सभी चीजों के कौन, मैनेजर आते हैं इसमें, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है लोअर लेवल को काम दो, लोअर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद अगर हमें किसी तरीके के एम्प्लॉयज को जॉब देनी है तो भैया इंटरव्यू वगैरह का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा लोअर लेवल कौन होता है, तो लोअर लेवल में हमारे आते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वर्कर्स के साथ, जैसे सुपरवाइजर, क्लर्क, ये सब चीजें, ये सब लोग जो होते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जो डायरेक्ट वर्कर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वर्कर को टास्क देते हैं, वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वर्कर को जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स देते हैं, वर्कर्स के काम करने की एफिशिएंसी वाली रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर अपने ऊपर पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है हमारा खत्म। और अब हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम बस डे 4 में चैप्टर हमारा हो जाएगा क्या, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, बार बार बोलता हूं मैं, आप लोग तुरंत नीचे कमेंट करके अपने डाउट वगैरह टाइम टू टाइम क्लियर करते रहे। हाँ जी बच्चों, तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मतलब मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या मैनेजमेंट आर्ट है। तो ये जो नेचर है, इस नेचर को हम समझेंगे कैसे। जस्ट सपोज दैट अभी जो तुम मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, अब मान लो कि आप और मैं बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम एक ही प्राणी है, मतलब एक ही जैसे है। इस चीज की सिद्धि कैसे की जाएगी, मतलब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो भाई पहले हम आपके और मेरे जितने भी फीचर्स है, पहले तो दोनों के फीचर्स के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि अगर दोनों के फीचर सेम है तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये डिट्टो सेम टू सेम, ये शिवम सर की तरह लग रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट को जब हम पढ़ना है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, उसके बारे में हमने जो पढ़ना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उनके फीचर्स के साथ। तो देखो भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाता हूं आपका मैनेजमेंट हमारा एज साइंस, कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फीचर्स पढ़ेंगे। देखो फीचर्स किस चीज के, तो फीचर्स देखते हैं हम किसके, फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के फीचर्स क्या हैं, आप सबने 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ा है, ठीक है, और आप सभी को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं तो हल्की फुल्की तो भाई जानकारी देखो होएगी, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड भी हो सकते हैं साइंस स्ट्रीम वाले, है ना। तो देखो साइंस के फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस का जो सबसे पहला फीचर है, साइंस का पहला फीचर क्या है, साइंस का सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब साइंस में जितनी भी नॉलेज होती है, मतलब साइंस में आपने जो कुछ भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से आपको बताया जाता है। सिस्टमैटिक मतलब पैटर्न बाय पैटर्न, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे हम लोगों ने साइंस जब पढ़नी स्टार्ट करी थी, तो कब से स्टार्ट होती है साइंस पढ़नी, 6th क्लास में पढ़ते हैं, फिर 7th क्लास में पढ़ते हैं, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, साइंस की नॉलेज गेन करते हैं। तो कहा जाता है साइंस में जितनी भी नॉलेज है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ है, तो यस सर मैनेजमेंट में भी तो है। कैसे, तो 11th में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बिजनेस होता क्या है, फिर 12th में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस मैनेज कैसे करते हैं, फिर इसमें हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब मैनेजमेंट को भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। पहले बिजनेस की जानकारी, फिर नॉर्मल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर जब हम बीबीए का कोर्स करते हैं तो उसमें हमें मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उससे और ब्रॉड लेवल के बारे में अगर हमें पढ़ना है मैनेजमेंट में, तो हम मास्टर्स ऑफ मतलब एमबीए करते हैं, क्या, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। तो क्या है कि सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होती है। जैसे साइंस में सिस्टमैटिकली पढ़ाई है, वैसे ही भाई साहब किसमें, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक पढ़ाई है। भैया देखो पहला गुण तो दोनों में क्या है, दोनों का जो पहला गुण है, पहला गुण तो भैया दोनों में बिल्कुल डिट्टो मैच हो रहा है।
दूसरी चीज कहा जाता है साइंस में क्या है, तो साइंस के हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं, उनकी वैलिडिटी कैसी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि कहीं भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, युगांडा, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आप साइंस के अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, मतलब आप अगर इस मार्कर को ऐसे हवा में उड़ाओगे तो ये नीचे गिरेगा। जो कौन कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी, जो साइंस में। तो साइंस में जो प्रिंसिपल बनाया गया, जो रूल बनाया, वो हर जगह डिट्टो सेम है। ऐसा नहीं है कि आप इसे हवा में फेंक दोगे तो ये हवा में टिक जाएगा या हवा में अटक जाएगा। मतलब धरती के बाहर ऐसा हो जाता है कि किसमें, तो हमारे यूनिवर्स में, मतलब बाहर ऐसा हो जाता है धरती के बाहर। पर धरती पे आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका, युगांडा, कहीं भी चले जाओ, हर जगह अगर आप किसी चीज को ऐसे उठाओगे तो वो हवा में हमारे नीचे गिरना निश्चित है, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, साइंस में कभी भी, साइंस का कहना क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होते हैं तो हमेशा क्या होता है, वाटर जनरेट होता है। तो भाई कहीं भी चले जाओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाओ, हर जगह साइंस, मतलब इस रूल को भी डिट्टो सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा साइंस का देखो एक और रूल है, क्या है कि अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करवाते तो खाना खराब हो जाता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, कहीं भी, अगर आपने खाना सुबह बनाया तो शाम तक वो खाना खराब हो जाता है। ये कौन कहता है, तो ये कहता है हमारे साइंस के प्रिंसिपल का कहना है। मतलब क्या है कि कहीं भी चले जाओ अप्लाई होता है। पर भाई साहब मैनेजमेंट में एक इसी चीज की कमी है। मैनेजमेंट में कमी कैसे है, तो भैया देखो अभी मैनेजमेंट में कमी ये है कि भाई मैनेजमेंट में हमें इंसानों के ऊपर काम करना होता है, हम इंसानों से काम करवाते हैं। और इंसान को अगर हम इंडिया में काम करवाएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल स्पीड से काम करेगा। अगर उसे हम लेके चले गए इंडिया में ही, हम उसे अगर मसूरी लेके चले गए जहां थोड़ी सर्द इलाका है वहां पे, तो क्या होता है, वहां लोग के अंदर थोड़ा सा आलस आ जाता है। उसी जगह राजस्थान जैसी जगह अगर लेके चले गए तो वहां गर्मी ही बहुत ज्यादा है। मतलब क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन, मतलब एज पर द चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन द एनवायरमेंट, इंसान का काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। जबकि साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस क्या कहता है, कहीं भी चले जाओ रिजल्ट सेम मिलेगा। पर मैनेजमेंट में इंसानों के ऊपर काम करते हैं तो रिजल्ट डिट्टो सेम टू सेम नहीं मिल सकता। इसलिए साइंस की जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो भैया मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। मैनेजमेंट में अगर आप जगह चेंज करोगे तो रिजल्ट भी आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। फिर तीसरा फीचर जो हमारा मैनेजमेंट का है, तीसरा फीचर है कि जो हमारे मैनेजमेंट के जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल, सॉरी साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि प्रिंसिपल जितने भी हैं सभी के सभी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। मतलब बार बार उन चीजों को किया गया, देखा कि सेम रिजल्ट आया जब उनको हमने प्रिंसिपल बनाया। जैसे हमने बार बार इस मार्कर को हवा में उड़ा के देखा, नीचे आया, फिर उड़ा के देखा, नीचे आया। हमने इस मार्कर की जगह किसी और चीज को, जैसे क्या कहते हैं, एप्पल से इस लॉ का खोज किया गया था। एप्पल को हवा में उड़ा के हमने एप्पल उड़ाया, वो भी हवा में गिरा। हमने पानी ऊपर उछाला, वो भी हवा में ऐसे मतलब नीचे गिरा। तो क्या हुआ कि बार बार साइंस में उस चीज की प्रैक्टिस की गई, तब जाके उसे एज अ प्रिंसिपल डेवलप किया गया। तो भैया मैनेजमेंट में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो अभी तो आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पता नहीं होगा मैनेजमेंट के, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कहता है कि भैया कहीं भी चले जाओ, इफ यू विल परफॉर्म योर टास्क, कि अगर आप अपने टास्क को परफॉर्म करते हो, कैसे, तो बाय डिवाइडिंग इट इन, जब आप अपने काम को करते हो कैसे, तो डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पर्सन्स, कि अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग काम दे करके करते हो तो आपका काम पहले के मुकाबले जल्दी होने का चांस होता है भाई, ये प्रिंसिपल कहता है। तो भैया इस चीज को तो हकीकत में माना गया है कि बेशक टेम्परेचर चेंज हो जाए, पर अगर हम काम को बांट के करेंगे तो भाई नॉर्मल जिस स्पीड में काम होना चाहिए था उससे ज्यादा तेज, उससे स्पीड में हमारा काम और जल्दी हो जाता है। तो भाई ये काम हमने बार बार करके देखा, हमने बार बार काम को डिवाइड करके देखा। तुम अपने इनिशियल लेवल पे भी काम को कभी भी
बांट करके देखना अपने भाई बहन में या अपने फ्रेंड्स में, तो देखना कि वो काम जितनी जल्दी हो सकता था उससे ज्यादा जल्दी हो जाता है, मतलब रिजल्ट सेम आता है। और बार बार करके देखा जब भी हमने इसको प्रिंसिपल बनाया। मतलब क्या कि भैया जैसे साइंस के प्रिंसिपल रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ऐसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो हमने क्या देखा कि पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में भी है मैनेजमेंट में भी है। दूसरा फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस में है पर मैनेजमेंट में नहीं है। तीसरा फीचर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये साइंस में है और मैनेजमेंट में भी है, दोनों में है। मतलब कुल मिला के क्या है, साइंस और मैनेजमेंट के दो फीचर तो डिट्टो सेम टू सेम है, पर ये चीज मैच नहीं कर रही, जिस वजह से हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट जो हमारा होता है ना भैया, ये जो मैनेजमेंट भाई साहब है, मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, कि मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट को बोला जाता है इनएग्जैक्ट साइंस। क्या बोलते हैं, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो अगर आपका टेस्ट होता है स्कूल में या आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन तो इस बार आएंगे नहीं शायद, पर हाँ फिर भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टेट दैट व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट किस टाइप का साइंस है। तो आपने कहना है इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्यों, बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। तो आई होप सभी बच्चों को मैनेजमेंट एज अ साइंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले नेचर के पास कि भैया मैनेजमेंट हमारा सिर्फ साइंस है या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ये सब चीजें अब हम पढ़ने वाले, ठीक है। और बाकी डाउट कुछ भी हो तुरंत के तुरंत क्या करना है, नीचे बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट करो और डाउट क्लियर करो, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारा हमने पढ़ना है मैनेजमेंट का दूसरा नेचर कि भाई साहब अगर हमारा मैनेजमेंट साइंस नहीं है तो क्या मैनेजमेंट हमारा आर्ट है। तो कुछ बच्चे जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी थी वो कह रहे हैं कि यस सर आर्ट है। मैंने बोला क्यों, तो कह रहे हैं कि सर आपने जब डेफिनेशन लिखी थी तो आपने बोला था कि ये प्रोसेस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं, तो हो सकता है मे बी ये आर्ट हो, ठीक है। तो आर्ट है बट इसको हम पहले प्रॉपर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। देखो भाई आर्ट जो होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कला। मान लो जस्ट सपोज दैट आई एम अ सिंगर, आई एम एन आर्टिस्ट, है ना। तो क्या होगा कि मेरे को मान लो सिंगिंग अगर मुझे आती है तो मुझे आर्टिस्ट बोला जाएगा और सिंगिंग मेरी कला है। तो कोई भी कला जब हम सीखने जाते हैं, जस्ट सपोज दैट मैं अगर सिंगिंग सीखने के लिए गया तो सबसे पहले मेरे को क्या आएगा, सिंगिंग अगर मैं सीखने गया तो सबसे पहले वो लोग ना मुझे क्या सिखाएंगे, पहले सिंगिंग की मुझे वेल डिफाइंड नॉलेज देंगे। क्या देंगे, वेल डिफाइंड नॉलेज। जैसे वो मुझे बताएंगे कि सिंगिंग में सिर्फ मुंह खोल के गाना नहीं होता, इसमें में सुर, राग, ताल, सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए और इन्हीं चीजों के बारे में सबसे पहले तो हमें पढ़ाया जाता है। मतलब हमें प्रॉपर वेल डिफाइंड नॉलेज मिलती है किसकी, सिंगिंग की। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है, तो हाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं था कि भाई मैनेजमेंट में भी तो स्टेप बाय स्टेप मतलब भाई वेल डिफाइंड नॉलेज है, प्रॉपर जानकारी हमें देते हैं। तो भाई साहब जो मैनेजमेंट है और आर्ट जो है उसका पहला फीचर तो कामयाब है, मतलब दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो कोई भी आर्ट होता है, आर्ट कैसा होता है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबल। कैसा होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबल। मतलब हर बंदा अपने अपने हिसाब से अप्लाई करता है। जैसे सोनू निगम के गाना गाने का तरीका अलग है और भाई मेरा गाना गाने का तरीका अलग होएगा, आशा भोसले का अलग तरीका होएगा, ठीक, अरिजीत सिंह का अलग तरीका है, और जो आजकल के कुछ नए नए सिंगर्स हमारे आ रखे हैं उन सभी का अपना अलग अलग वे होता है। मतलब हर कोई गाना एक गाए, मतलब सेम गाना गाएगा, पर हर किसी का गाना गाने का तरीका अलग होता है क्योंकि वो अपने पर्सनल तरीके से उस गाने को अप्लाई करते हैं। तो कहा गया है कि भैया आर्ट में हर कोई आर्टिस्ट अपने अपने पर्सनल वे में चीजों को अप्लाई करता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है, तो हाँ सर मैनेजमेंट में भी ऐसा है। कैसे, तो देखो अभी मैं मैनेज कर रहा हूं यहाँ पे अपने चैनल को, या मान लो मैं बच्चों को पढ़ाते टाइम मैं बच्चों को मैनेज करता हूं तो मेरा तरीका अलग है। मेरी जगह कोई दूसरे सर होते हैं वो अलग तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरीज को, वो अलग तरीके से मैनेज करते हैं। जो मैम होती हैं वो अलग तरीके से मैनेज करते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो अलग तरीके से मैनेज करते हैं। मतलब हर किसी के मैनेज करने का जो तरीका है वो कैसा है, अलग अलग, मतलब अपने तरीके से अप्लाई करते हैं कि नहीं। मतलब क्या है कि
आर्ट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेबल है, और भाई साहब मैनेजमेंट जो है उसमें भी हर कोई मैनेजर, हर मैनेजर अपने अपने अलग तरीके से अप्लाई करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो पर्सनलाइज एप्लीकेबल। क्या? तो मैनेजमेंट। अब देखो तीसरा फीचर क्या है आर्ट का, कि कोई भी आर्ट है, अगर आप आर्ट को क्या करेंगे, आर्ट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी इंप्रूव्स विद रेगुलर प्रैक्टिस, कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अगर आप पढ़ाने के ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अलग फ्लेवर निकलेगा भाई तुम्हारे अंदर में से, ठीक। या आप गाना गाने की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो गाने में और ज्यादा परफेक्शन आएगा। अगर आप डांसिंग में हो और डांसिंग में आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्टेप्स और ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, परफेक्ट डांस करोगे, है ना। तो ऐसे ही कहा गया है मैनेजमेंट में भी यही है, कि अगर आपने शुरुआत से चीजें मैनेज करनी स्टार्ट कर दी, आप शुरुआत से हर चीज को मैनेज कर करके अगर चल रहे हो, तो भाई साहब आप मैनेजमेंट करते करते इतने तगड़े तरीके से मैनेजमेंट करने लग जाओगे ना कि आपके लिए मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा। मतलब क्या, कि आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने लगोगे। कब? जब आप टाइम टू टाइम चीजें मैनेज करते रहोगे। जैसे आपको मैनेजमेंट करते हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, अब क्या होगा कि एज कंपेयर टू योर फर्स्ट ईयर्स इंप्रूवमेंट या फर्स्ट ईयर्स परफॉर्मेंस, आपका 4th ईयर का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेगा। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में भी भैया क्रिएटिविटी बढ़ती है। मतलब क्या है कि भैया मैनेजमेंट जो है और आर्ट जो है, दोनों के सभी फीचर आपस में बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम मैच करते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या, कि जो मैनेजमेंट हमारा है, मैनेजमेंट भैया, मैनेजमेंट इज प्योर आर्ट। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर आर्ट है। क्यों? बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट्स वर अवेलेबल इन मैनेजमेंट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सब कुछ क्लियर होते हुए? क्लियर? हाँ जी, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम अपने लास्ट नेचर के ऊपर, और उसी के साथ हमारी आज की वीडियो हो जाएगी खत्म। फिर हम कल करेंगे फिर से एक नया टॉपिक, और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया पूरे चैप्टर में, जो है कोऑर्डिनेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्किप करवाया था। फिर हमें उसको पढ़ना है बस, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है भाई। तो देखो भाई, अब हमारा जो टॉपिक है हमारा क्या है कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या है? मैनेजमेंट को अब हमने पढ़ना है प्रोफेशन के तौर पे। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, डॉक्टर मतलब प्रोफेशनल्स में आते हैं, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, या क्या कहते हैं लॉयर्स वगैरह हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो प्रोफेशन में कोई भी बंदा जब आता है तो उसकी पहली खासियत क्या है भाई साहब? पहली खासियत मतलब जैसे हम टीचिंग के प्रोफेशन में है तो हम टीचर कब बन पाएंगे? जब हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी कैसी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, किस तरीके की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, मतलब कंप्लीटली ए से लेकर जेड तक सब आता है, जब भी तो टीचर बन पाएंगे। अदरवाइज आप डाउट्स पूछेंगे और हम बता नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है कि जैसे टीचर बनना है तो भाई प्रॉपर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो जिस चीज के आप डॉक्टर बन रहे हो उस चीज से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो प्रोफेशन की पहली खासियत क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कि भाई साहब आप जिस भी चीज के प्रोफेशन, जिस भी चीज के प्रोफेशन में जा रहे हो, आपको उस चीज की पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मतलब ए से लेके जेड तक आपने आना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? तो यस सर, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। 11th 12th सब कुछ हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा, जब भी तो जाकर के हम MBA करने के बाद प्रॉपर मैनेजर बने। मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैनेजमेंट में और प्रोफेशन दोनों में होती है। अब देखो भैया, अब आगे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह आती है कि कोई भी जो प्रोफेशन होता है, हर एक प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? तो रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री।
कि एंट्री में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब रुकावटें रहती हैं। मतलब अगर आपने डॉक्टर बनना है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो यू मस्ट हैव टू पास द एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, इस तरीके से आपके एग्जाम्स होते हैं। जब जाकर के आप सभी एग्जाम पास कर लेते हो तब आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद आप डॉक्टर बन पाते हो। सेम टू सेम लॉयर में भी ऐसा ही है कि पहले आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए एग्जाम को पास करना होता है, देन यू विल बिकम अ लॉयर। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने बनना है तो उसमें भी आपने आईसीएआई का एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद जाकर के आप सीए बन पाते हो। मतलब कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन है एंट्री में। पर क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? तो भैया मैनेजमेंट में ऐसा है तो सर कि बोला तो जाता है कि कई सारी जगह आज की डेट में ऐसी हो गई जहां एमबीए करे हुए लोगों को ही मैनेजर बनाया जाता है। पर फिर भी क्या है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा है हमने कि मैनेजर की पोस्ट पे रेफरेंस के द्वारा ऐसे लोग भी मैनेज करते हैं जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखी हो। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्शन है तो सही पर कंप्लीटली नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। मतलब ये अभी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट में, इट विल बी इन फ्यूचर। ये है क्या कि भैया आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि मैनेजमेंट के काम को कौन करेगा, वही बंदा करेगा जिसने एमबीए की डिग्री जिसके पास हो, वही मैनेजमेंट करेगा। पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं। मतलब रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री क्या है, अभी नहीं है, फ्यूचर में आने वाला है। इसके अलावा तीसरा सीन क्या होता है कि कोई भी जो प्रोफेशन होता है, हर एक प्रोफेशन में लोग क्या लेते हैं, फीस लेते हैं एज रेम्यूनरेशन। क्या करते हैं, फीस लेते हैं रेम्यूनरेशन के तौर पे। मतलब जैसे कोई टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग की फीस लेता है, कोई वकील है तो अपनी फीस लेता है, कोई सीए है तो वो अपनी फीस लेता है, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फीस लेता है। मतलब कि कहा गया पैसों के तौर पे लोग क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? तो सर मैनेजमेंट में कुछ जगह है, जैसे कुछ जगह एमबीए वाले अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है उनको एज अ फीस, इन फॉर्म ऑफ फीस उनको पेमेंट मिलती होगी। पर ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पे मैनेजर ऐसे ही बना दिया जा रहा है कि मतलब किसी ने ग्रेजुएशन कर ली और वो चीजें मैनेज करने लग गया, मैनेजर कहलाने लग गया। तो वहां पे जो हम उसको पेमेंट देते हैं वो एज अ सैलरी देते हैं। मतलब फीस जो है वो भी कब, अभी नहीं है बट इट विल बी इन फ्यूचर, वो भी हमारे फ्यूचर में इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा कहा जाता है कोई भी जो मैनेजमेंट होता है, हर एक मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक सीए के लिए आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टरी के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हर एक के लिए अलग अलग तरीके के कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए गए हैं और उन्हीं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को प्रोफेशन में हम लेके आते हैं, है ना। तो कहा गया है कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पर भैया मैनेजमेंट में भी है ऐसा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पर उस में से मैंने एमबीए करने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं, ठीक है। सभी के सभी मैनेजमेंट करके मतलब एमबीए करके वहां से नहीं आते वो, इस वजह से कहा गया ये भी फीचर अभी नहीं है पर इट विल बी इन फ्यूचर। मतलब हमने देखो क्या देखा, हमने देखा कि भैया जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो है तो सही मैनेजमेंट में, पर वो अभी कंप्लीटली नहीं है। मतलब कंप्लीट तरीके से नहीं बोला जाता कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन के सारे फीचर्स आपस में मैच करते, पर हाँ ये है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि मैनेजमेंट विल आल्सो लाइक प्रोफेशन, ये भी प्रोफेशन के तरीके से मतलब प्रोफेशन की तरह कहलाएगा। तो इसके सभी फीचर कंप्लीटली इसमें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बोला जाता है अभी के टाइम पे कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है वो एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है। फुल फ्लेज प्रोफेशन का मतलब क्या, तो मतलब कि प्रोफेशन की तरह है डिट्टो, पर इसको हम अभी कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में खत्म होता है हमारा टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ लिया कि भैया मैनेजमेंट का नेचर क्या है। हमने उससे पहले लेवल्स क्लियर कर लिए, लेवल्स के सारे फंक्शंस क्लियर कर लिए। तो आज इसी के साथ हमारी इस वीडियो के अंदर हमारे दो टॉपिक और खत्म होते हुए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और
नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने देखो कुल मिला के अपने डे 3 के बिजनेस स्टडीज के लेक्चर तक में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल्स क्या है, एंड लास्ट टॉपिक which we have studied there which is nature of management, under which we have studied about that कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन। तो आई होप सभी बच्चों के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। बाकी जिसको भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत वो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स वगैरह पूछे आपके लिए। बाकी जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि हम अभी कंटिन्यूसली डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके वीडियोस डालते रहेंगे जब तक आपका कम से कम सिलेबस खत्म ना हो जाए, और हम जल्दी से जल्दी मतलब विद इन 40 डेज हम आपके कोर्स को खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो अगर आपने कम टाइम में और डिटेल्ड कंसेप्ट को इजी वे में समझना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी टेलीग्राम के चैनल का हमने लिंक डाल ही दिया है, जहाँ नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगे। जल्दी से जाओ वहाँ के ग्रुप को ज्वाइन करो और फोड़ दो। ठीक है।